हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि रिसेंटली अभी जो है 22 फरवरी को सीजीपीएससी एग्जाम पूरे कंडक्ट किए गए थे। तो पूरा 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कुछ कॉमन डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। कुछ यहाँ पे कॉमन डाउट्स हैं तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो पेपर वन है तो पेपर वन को ही डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितना भी जीएस के पेपर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो हर एक पॉइंट को कैसे यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। अगर 26 का एग्जाम देना है तो किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, कट ऑफ कितना जा सकता है ना, और कैसे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर एंड अनदर प्रीवियस ईयर कैसे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, थोड़ा सा उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है पूरा आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे जो प्रीलिम्स का पेपर अभी कंडक्ट हुए थे 22 फरवरी को अभी कंडक्ट किए गए थे। इसमें से अगर थोड़ा सा पेपर का अगर नेचर देखोगे तो पेपर का नेचर यहाँ पे मॉडरेट से टफ की तरफ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं बोल सकते एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे थोड़ा सा टफनेस की तरफ ज़्यादा गए थे, मॉडरेट से भी थोड़ा सा हल्का यहाँ पे आगे बढ़े हैं, टफनेस की तरफ गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, जैसे कि अननोन टाइप का होता है उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। और अगर कट ऑफ की बात अगर किए तो ऑन एन एवरेज अगर 85 प्लस ला रहे हो है ना, 85 और 100 तक अगर स्कोर कर पा रहे हो तो यहाँ पे गुड है। 85 प्लस अगर आ रहे हैं ना तो थोड़ा सा मेंस की तरफ यहाँ पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार का कट ऑफ ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कम जाएगा, डाउन होगा कट ऑफ। तो इसलिए थोड़ा सा अगर इतना अगर स्कोर कर पा रहे हो है ना, ये जो है पर्सनल प्रिडिक्शन है, हमारी टीम का प्रिडिक्शन है। तो अगर और एस्पिरेंट का भी यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट से जो है बातें भी की है तो यहाँ से यही लग रहे हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो 85 90 प्लस अगर यहाँ पे स्कोर कर रहे हो तो मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसके लिए बचा भी नहीं है। तो ये हो गया 20 फरवरी तो एग्ज़ाम हुआ था और मॉडरेट से टफ की तरफ क्वेश्चंस गए थे। और थोड़ा सा अगर 26 के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा इसी के हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन करने का ज़रूरत है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जैसे कि अगर कोई इलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो इलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कॉमन डाउट्स हैं उसको सॉल्व किए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 बाय 1 करके कंप्लीट। बाकी इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, ऑलरेडी जो है अपलोडेड है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग डी सेट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें से डी सेट में पहला क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए थे कि जो खजुराहो है वाज द मेन सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ विच टाइम पीरियड। जो खजुराहो है वो कौन से कालखंड से जो केंद्र है वहां से यहाँ पे लिए गए हैं, बताओ। इस क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो थोड़ा सा इलिमिनेशन और थोड़ा सा लॉजिकल भी सॉल्व कर सकते थे अगर नहीं पता था तो, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि लॉजिकल भी सॉल्व किए जा सकते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं इसको 1 बाय 1 सब्सिक्वेंट जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जिस तरीके के क्वेश्चन आएगा उसको बताते भी चला जाऊंगा, ताकि 26 से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता, एक चीज़ यहाँ पे माइंड में ये रखना कि जितना पढ़े हो वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ये ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़ा सा लॉजिकल लगाना पड़ता है ना, लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे खजुराहो। अब ये खजुराहो को यहाँ पे पूछे गए थे तो सबसे पहले ऑप्शंस में आओ। यहाँ पे मैं ठीक उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जो क्रक्स है क्रक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, है ना। मैं यहाँ पे तुक्का लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ऐसा तो नहीं बताऊंगा। देखो एक्चुअली जो खजुराहो है ना, तो खजुराहो का अगर लोकेशन देखोगे, इसको बिल्ड किए गए थे रीजनल डायनेस्टी के द्वारा बिल्ड किए गए थे। बाकी यहाँ पे देखोगे तो मुगल डायनेस्टी हो गया। मुगल डायनेस्टी रफली जो है 14 सेंचुरी ऑनवर्ड, 14 सेंचुरी इससे पहले भी आ गए थे। बाबर है ना, सब नाम सुने होंगे, मंगोलिया डायनेस्टी से इधर जब इंडिया में एनेक्स किए गए थे। तो जो मुगल हैं एक्चुअली ये सेंट्रल है, मतलब इंडियन जो हिस्ट्री कवर करते हैं वहाँ पे मुगल पीरियड आता है। सेम जो गुप्ता पीरियड है तो गुप्ता पीरियड जैसे कि डिफरेंट यहाँ पे किंग आएगा, तो गुप्ता पीरियड भी यहाँ पे सेंट्रल डायनेस्टी ही है, सेंट्रल। और मौर्यन को तो सबको पता है कि ये जो है सेंट्रल डायनेस्टी, मतलब जब इंडियन हिस्ट्री कवर करते हैं तो उसमें आता है। लेकिन जो चंडेला डायनेस्टी इसको भी
इंडियन हिस्ट्री में कवर करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लोकेशन अगर देखोगे तो जो चंडेला डायनेस्टी है ना, ये रीजनल स्पेसिफिक डायनेस्टी है एज कम्पेयर टू अनदर। जैसे कि मुगल डायनेस्टी यहाँ पे दी है, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, मौर्य डायनेस्टी हो गया, मौर्य काल हो गया, ये सब सेंट्रल लेवल है। इसका जो लोकेशन है वो पूरा होल इंडिया में है ना। नॉर्मली जो है कुछ पार्ट को छोड़ दो तो होल इंडिया में इसका एक्सपांसन था। लेकिन जो चंडेला डायनेस्टी हैं या फिर जो चंडेल डायनेस्टी हैं, तो ये चंडेल डायनेस्टी एक्चुअली एक रीजनल किंगडम रहे हैं। और जो खजुराहो यहाँ पे जो मेन सेंटर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर अप्लाई किए गए थे चंडेल डायनेस्टी के द्वारा, वो खजुराहो ही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला अभी जो है रिसेंटली 2025 रिसेंटली ही जो शांति बिल यहाँ पे लाए गए थे, कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं? ये शांति बिल इसलिए लाए गए थे और ये क्वेश्चन इसलिए पूछे गए थे क्योंकि अभी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना इस बिल के रेस्पेक्ट से, तो यहाँ पे जो है 49% किए गए हैं। और किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट किया जाए, और उसी के सेक्टर में जो है एफडीआई को 49% से यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। इसलिए जो है इस क्वेश्चन को पूछ लिए गए हैं और ये न्यूज़ में भी थे। तो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है उसके संबंधी से बिलोंग करते हैं शांति बिल। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज फर्स्ट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है या फिर की गई थी? कौन से भाषा है यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? थर्ड का। एक बार थोड़ा सा अपने लेवल में पार्टिसिपेट करो, है ना। अगर एग्जाम दिए हो तब भी थोड़ा सा इंगेजमेंट होकर पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर 26 के लिए देख रहे हो तो उसमें भी पार्टिसिपेट करो ताकि अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाए, क्लैरिटी समझ आ जाए कि किस तरीके से जो है इस सीजीपीएससी का ट्रेंड आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर तमिल हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे संस्कृत लिखे हैं, लेकिन मोस्टली एस्पिरेंट जो है इसी में कंफ्यूज होगा संस्कृत में। देखो अगर प्राचीन संस्कृत को देखोगे ना तो संस्कृत डिफरेंट थे, जैसे कि वैदिक संस्कृत हो गया, इसी तरीके से और अदर यहाँ पे संस्कृत होते, तो संस्कृत उस समय डिवाइडेड थे। एट प्रेजेंट जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत कवर करते हैं, सुनते हैं, ये उस समय वाला जो प्राचीन संस्कृत है उससे पूरा डिफरेंट है। इसलिए सी ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो जाएगा, तमिल इसमें करेक्ट आंसर है। पाली लैंग्वेज जो है बहुत कम जगह यूज किए गए हैं, है ना। और पाली लैंग्वेज एक रीजनल लैंग्वेज रहे हैं, प्राकृत लैंग्वेज भी एक रीजनल लैंग्वेज रहे हैं। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में कवर करते जब बुद्ध जो है गौतम बुद्ध जब टीचिंग करते थे, या फिर अशोका का टाइम में देखोगे तो वो लोग जब अपना धर्म को प्रोपोगेट करने गए थे तो डिफरेंट लैंग्वेज उसके द्वारा यूज किए जाते थे। क्यों ऐसे यूज किए जाते थे? ताकि जो कॉमन पीपल उसको अच्छे तरीके से समझ जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे इंडिया का लोकेशन बनाऊं तो देखो इस साइड अगर जाओगे तो प्राकृत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, खरोस्ती स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सदर्न साइड जाओगे तो पाली लैंग्वेज हो गया, तमिल लैंग्वेज हो गया, इस तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लोग के पीपल जो है यहाँ पे जो कॉमन पीपल रह रहे हैं उसको वही लैंग्वेज यहाँ पे समझ आ रहे हैं। यहाँ पे जो है कोई इंडिविजुअल हिंदी बोल रहे हैं और मैं जाके यहाँ पे इंग्लिश में प्रोपोगेट करूँ, इंग्लिश में बताऊँ तो नहीं समझ आएगा। तो जिस लैंग्वेज में बोले जाते थे उसी लैंग्वेज में उसको टीच करना बताना पड़ता था। इसलिए जो है यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते थे। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच टाइप ऑफ फोर्स इज यूज्ड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाई एक्सेक्टिंग, है ना, एक्सेक्टिंग डस्ट सूट फ्लाई एस पार्टिकल फ्रॉम फैक्ट्री चिमनी इमिशंस। देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे क्लैरिटी के साथ कवर करेंगे। क्योंकि ऐसे टिक लगा के आगे बढ़ना है, टिक लगा के आगे बढ़ो, ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे लंबा हो सकता है, लेकिन ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा जो बेसिक्स है, जो ब्रीफ है, उसमें ही कवर करूँ, ज़्यादा एक्सपांड ना करूँ इस वीडियो को। तो जो फैक्ट्री में चिमनी जो उत्पन्न होते हैं, चिमनी से जो धुआं उत्पन्न होते हैं, तो वही पूछे गए हैं कि जो है विच टाइप ऑफ फोर्स, कौन से फोर्स को यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, फोर्स का नाम दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा फोर्स को एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चौथा का करेक्ट आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा? पहला बोले फ्रिक्शनल फोर्स। देखो एक्चुअल में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, ये सतह पे लगाए जाते हैं। हम बात किसका कर रहे हैं? चिमनी का बात कर रहे हैं। तो ये तो पहले बात तो ये तो गलत ही हो जाएगा।
सेकेंड उसके बाद और है जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है दो पार्टिकुलर मैग्नेटिज्म में लगाए जाते हैं, जो आयरन होते हैं उसमें लगता है। अब खुद सोचो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर को कैसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इन सब में यूज किए जाते हैं। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कोई भी चीज को अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इमिशन जब उत्पन्न होगा, चिमनी से इमिशंस बाहर आएंगे तो वो तो ऊपर जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स के हिसाब से तो इसको नीचे आना चाहिए, है ना। तो ये सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उसके द्वारा ही एक्सट्रैक्ट करके पूरे डस्ट को, यहाँ पे पॉल्यूशन जो हो रहे हैं, डस्ट जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उसको रिड्यूस किए जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच फिजिकल ईयर द प्लान ए नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बजट वाज डिसकंटिन्यू। प्लान ए नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे लिखा होगा योजनाबद्ध यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है, किस वित्तीय वर्ष में जो व्यय है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, तो उसको जो क्लासिफाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। किसके बेसिस में? प्लान और नॉन प्लान के बेसिस में। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, अभी बजट भी उसके द्वारा रिलीज किए गए हैं, लेकिन उसमें भी जो प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिफ्थ का करेक्ट आंसर सी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इंडियन हिस्ट्री जब कवर करते हैं तो वहां से एक प्रेस एक्ट लाए गए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसे लाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब उस समय तो ब्रिटिश काल थे, है ना, ब्रिटिश शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है एक्चुअल इसमें क्या होता था, वर्नाकुलर का मतलब होता है जो जो लोकल लेवल में जो लैंग्वेज बोले जा रहे हैं ना उसको बोले जाते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए लाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो न्यूज़पेपर छपे जा रहे थे, जो न्यूज़ वहाँ पे कवर किए जाते थे वो पूरा ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में यहाँ पे लिखे गए हैं, अब इसको कॉमन पीपल के द्वारा रीड किए जाएंगे तो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वर्नाकुलर में लिखे गए हैं। अगर इसे इंग्लिश में लिखे गए हैं या फिर अनदर लैंग्वेज में छपे जाते न्यूज़पेपर को, तो अगर कॉमन पीपल पढ़ते तो उसको पहले बस समझ नहीं आता, तो उसका जो उतना ज़्यादा रिएक्शंस भी नहीं होता अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसे जो है लोकल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज को पढ़े जा रहे हैं, जो लैंग्वेज को समझे जा रहे हैं, तो उसी लैंग्वेज में इसको प्रिंट कर रहे हैं। अब ये लोग जो है उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, समझेंगे। अब जैसे ही समझेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये लोग जो है डायरेक्टली ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो जाएंगे, तो विद्रोह करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो इसी को यहाँ पे रोकने के लिए 1878 में गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट लाए गए थे। अब इसी एक्ट के बेस में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? चलो 6 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? पहला बोले गए हैं कि इट वॉज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपॉन, वाइसराय जो है लॉर्ड रिपॉन, इसके द्वारा। सही है क्या ये? पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बोले गए हैं कि इट वॉज रिपील्ड बाई वाइसराय लॉर्ड रिटॉन। सही है क्या ये भी ऑप्शन इसके द्वारा। ये तो नॉर्मली अपोजिट लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट कर दिए कंफ्यूज करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है कि इट वाज नोन एज अ गैगिंग एक्ट, इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। सही है क्या? बिल्कुल सही है, इसे गैगिंग एक्ट के नाम से जाने जाते थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पे दिए हुए हैं कि द लॉ वाज इनेक्ट टू टेक गवर्नमेंट एक्शंस अगेंस्ट वर्ण। देखो वही चीज जो बताया ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शंस बिल्कुल राइट है। 7 व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में थे, तो उसका जो है जो थीम है, जो क्रक्स है, क्या थे? ये तो न्यूज़ का है ना, करंट अफेयर्स, और ये हर साल जो है चेंज होते रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसको उतना ज़्यादा डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी इस तरीके के जब इम्पोर्टेंट डेज कवर करते हो तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेज कवर कर रहे हो तो उसका डेट को याद रखना, है ना, और उस डेट में कौन सा थीम रहे हैं इसको याद रखना, और यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन से जो लोकेशन है वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई फेस्टिवल पूछ ले रहे हैं तो वहाँ से
कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ये कुछ 2-3 पॉइंट हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि थीम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं इस साल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशंस को हटाए। अगला क्वेश्चन, चलो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये 4 बिग मेट्रो यहाँ पे जो सिटीज हैं इंडिया के उसको कनेक्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, क्वाड्री मतलब होता है, क्वाड मतलब 4 होता है। सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाओ, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, ऐसे याद रखोगे। जैसे ये इंडिया का लोकेशन है, ठीक है, ये इंडिया का लोकेशन है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्वाड्रिलेटरल बोले हैं मतलब 4 मेजर। अब 4 मेजर क्वाड हम लोग ऐसे ही ट्रेंगल बनाते हैं, नॉर्मली ऐसे ही ट्रेंगल बनेगा। सबसे ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, चलो बताओ, अपने से भी यहाँ पे कवर कर सकते हो, ये सेंट्रल पार्ट है, तो सेंट्रल पार्ट में दिल्ली आएगा, ठीक है, पहला क्वाड्रिलेटर ये हो जाएगा। इसके बाद जस्ट इस साइड आओगे तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आओगे तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कौन सा होगा बताओ तो, कौन सा होगा, 8वां का। ये वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल है ना, ये कोलकाता हो गया। फिर नीचे साइड आओ, ये वाला पार्ट को अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, चेन्नई, और ये वाला जो पार्ट है ये होगा मुंबई। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में इसको याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन, बाई एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी was removed from the list of fundamental right and converted it into a simple legal right under the article of the constitution। कौन से आर्टिकल के थ्रू ऐसा यहाँ पे किए गए हैं, बताओ कौन से आर्टिकल के थ्रू किए गए हैं। पहले क्या था कि अभी जो है एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है, 6 यहाँ पे मूलभूत मौलिक अधिकार है हमारे पास। पहले क्या थे, ये 7 थे। अब इस 7 में से एक जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिए गए हैं। अब इसे जो है एज अ लीगल राइट यहाँ पे बताए गए, ठीक है, लीगल जो राइट होता है उसमें इसको ऐड किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 300A। और आर्टिकल 300A के थ्रू ही इसको जो है लीगल राइट यहाँ पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की, व्हाट इज द रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्रॉम फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज एज पर यूनियन बजट 2025-26। इसमें क्या होता था कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जैसे पहले अगर इसको जो है स्मॉल लेवल में है, ठीक है, इसको भी कैटेगराइज किए गए, स्मॉल लेवल हो गया, लार्ज लेवल हो गया, इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो लघु उद्योगों के लिए पूछे गए हैं, जो लघु उद्यमों हैं उसके लिए बोले गए हैं। तो पहले क्या था कि 5 करोड़ यहाँ पे टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पे 5 करोड़ होना चाहिए। अब इसको 5 करोड़ से बता के जो है 15 करोड़ कर दिए हैं। उसके बाद जो है लार्ज में 15 करोड़ थे, तो इसको बढ़ा के कितना किए हैं, 25 करोड़ किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा, 25 करोड़। लेकिन जो 35 करोड़ का कैप है ना, ये कहीं पे भी यूज नहीं होता है, नहीं, जो 5 करोड़ है, 15 करोड़ है, उसके बाद यहाँ पे 25 है, 25 के बाद यहाँ पे 50 है, इस तरीके से फिर 250 है, फिर 500 है। लेकिन ऐसा 25 करोड़ का कोई यहाँ पे जो है डिफाइन नहीं किए गए हैं। इसका लेकिन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 25 करोड़। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्रिकेट से, क्रिकेट नहीं, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड जो है स्पोर्ट्स जो पर्सन है उसके बेस में क्वेश्चन पूछे हैं। 5 यहाँ पे जो है नाम दिए गए हैं और कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। चलो पहला अगर देखोगे तो दिव्या जो देशमुख है, एक्चुअली ये बिलोंग करते हैं चेस से, ठीक है, ये जो है दिव्या देशमुख चेस से बिलोंग करते हैं। अब ये सब कहाँ से पता होगा, एक स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स का एक स्टैटिक पोर्शन होता है और एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो स्टैटिक पोर्शंस कवर करोगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। इसके बाद जो करंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए करंट अफेयर्स हमें कवर करने की जरूरत होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करो, है ना, क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस के डाइवर्सिटी को समझो कि किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो स्मृति मंधना है, बताओ ये किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हॉकी से, ठीक है, ये जो है बिलोंग करते हैं, अच्छा एक सेकेंड ना, नहीं ये हॉकी से बिलोंग नहीं करता, एक सेकेंड,
इसको इरेज करो। ये जो स्मृति मंदाना है ना, एक्चुअली ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्रिकेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो है सुधांशु मित्तल है, एक्चुअली ये जो सुधांशु मित्तल है ये खो खो से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर जो आयुष शेट्टी है, तो आयुष शेट्टी जो है ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। और जो वंदना कटारिया है ये बिलोंग करते हैं हॉकी से, ठीक है, वंदना कटारिया बिलोंग करते हैं हॉकी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो 12 क्वेश्चन, which is the correct order of top 3 positions achieved by the following state in fiscal health index 2025। इसे जो है नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो नीति आयोग है पहले ये प्लानिंग कमीशन रहे हैं, अब प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे रिप्लेस किए गए नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो है कि स्टेबलाइज्ड यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, ये एक थिंक टैंक बॉडी की तरह काम करते हैं कि कैसे जो है एक इंडिया को डेवलप नेशंस की तरफ आगे लेके जाना है, कैसे इंडिया को एक एडवांस लेवल में इंडिया को जो है एक अपलिफ्टमेंट करना है। ये सब चीज़ जो डिसीजन लेने का काम करते हैं वो नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। और इसी तरीके के जो एक पब्लिश रिपोर्ट यहाँ पे लिए गए हैं वो है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। अब इसमें भी जो है कई डायमेंशंस यूज किए जाते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट कितना है कोई कंट्री का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज जो इंसान है वो कितने लाइफ तक या कितने एज तक यहाँ पे जीवित रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ 12 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसके द्वारा जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि सबसे पहले जो पोजीशन में रहे हैं वो उड़ीसा रहे हैं, उड़ीसा के यहाँ बाद उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा और छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 13। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला बात ये, इसमें जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्वेश्चन है कि वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग द एविडेंस ऑफ प्लव फील्ड इज फाउंड। जो जुते हुए जो खेत हैं, जैसे कि खेत होते हैं तो खेत में जुताई करते हैं ना, तो उसी तरीके के जो है एविडेंसेस हमें देखने को मिला है। कहाँ से देखने को मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसको यहाँ पे कवर करना है। और ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए ना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता कवर करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे होते हैं, जैसे कि धोलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो में जो ग्रेनरीज हो गया वो यहाँ पे देखने को मिला है। जो बाथिंग एरिया है, जो सीटाडेल है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं जो कि मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। और उसी के साथ जो लोथल हो गया, तो लोथल में जो डॉकयार्ड हो गया वो भी जो है एविडेंसेस के रूप में मिले हैं। तो जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन पूछे गए ना वो कालीबंगन, सॉरी, जो मेन क्वेश्चन पूछे गए ना वो प्लव फील्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो प्लव फील्ड है ये कालीबंगन में मिला है, और जो बेंगल फैक्ट्री जो बोले जाते हैं वो कालीबंगन को ही बोले जाते हैं। तो कालीबंगन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन है कि जो एक बुक है तिलक मंजरी, अब ये तिलक मंजरी 4 ऑप्शन दिए गए, किससे बिलोंग करते हैं ये बताओ। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिलोंग करते धनपाल से, ठीक है। बाकी जितना भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये तिलक मंजरी से एक्चुअली बिलोंग नहीं करते, इसका डिफरेंट फील्ड है। तो लेकिन जो तिलक मंजरी से बिलोंग करते हैं वो करेक्ट आंसर यहाँ पे धनपाल हो जाएगा, और इसी के द्वारा इस तिलक मंजरी को यहाँ पे लिखे गए हैं। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड बाई कुमारिल भट्टा बट नॉट एक्सेप्टेड बाई प्रभाकरा। कौन से ऐसे बात है, जैसे कि शब्द हो गया, अपमान हो गया, अर्थापति हो गया, अनुपलब्धि हो गया, है ना, नॉन परसेप्शन, पॉस्टुलेशंस, कंपेरिजन्स, टेस्टिमनी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा 15 का? इसका जो करेक्ट आंसर है वो नॉन परसेप्शन होगा, अनुपलब्धि होगा, क्योंकि इसे एक्सेप्ट किए जाते थे कुमारिला भट्ट के द्वारा, लेकिन जो प्रभाकर है इसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे। 16 क्वेश्चन, Who among the following जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं ऑफ कनिष्क कोर्ट हैज बीन कॉल्ड द इंडियन साइंटिस्ट? बताओ करेक्ट आंसर इसका 16 का। चरक है, अश्वघोष है, नागार्जुना है और वासुमित्र है। वासुमित्र इनफैक्ट ऐसे बोले जाते हैं कि जो वासुमित्र है गॉड के साथ यहाँ पे कनेक्शन है, इस तरीके से भी यहाँ पे बोले गए हैं। इंडियन हिस्ट्री में इसको कवर करते हैं। तो इसका जो कनिष्क के जो कोर्ट है, कनिष्क का टाइम पीरियड 78 AD रहे हैं। जो एक सर यहाँ पे जो
जो सिर है तो सिर पूरा अलग हो गया है, उसी के साथ जो पूरा बॉडी है उसका तो एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन इसका जो है सिर यहाँ पे अलग हो गया, ऐसा एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो जो कनिष्क के कोर्ट में रहते थे वो नागार्जुना ही रहते थे, और इसी को यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट बोले गए हैं, क्योंकि उसी की तरीके के मैथ्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट ले आए गए हैं, नागार्जुना के द्वारा ही लाए गए हैं। मैथ्स के फील्ड हो गया है ना, फिर पाई का ओरिजिन हो गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स में, ये सब लाए गए हैं नागार्जुना के द्वारा। फिर चरक हो गया, चरक जो है मेडिसिन से बिलोंग करते हैं। अश्वघोष यहाँ पे डिफरेंट हो गया। अश्वघोष एक्चुअली जब बुद्धा कवर करते हैं तो वहाँ पे जो है ऐसा डिसाइपल के फॉर्म में आते हैं। और जो यहाँ पे जब बुद्धा के टाइम में जो काउंसिल बुलाए जाते हैं तो काउंसिल में एज अ हेड की तरह यहाँ पे काम करते हैं अश्वघोष। 17 क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ विजयनगर इंपायर बिल्ड अ डैम एंड कैनल ऑन द तुंगभद्रा रिवर। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर 17। इसमें जितना भी यहाँ पे रूरल दिए गए हैं पूरा विजयनगर इंपायर से ही दिए गए हैं। इस जो विजयनगर इंपायर हैं इसे फाउंड किए गए हैं दो लोगों के द्वारा, हरिहरा और भुक्का के द्वारा, हरिहरा और भुक्का के द्वारा। लेकिन यहाँ पे भुक्का 1 दिए गए हैं। विजयनगर में जब कृष्णदेवराय आएगा तो इसके बाद जितना भी इंपरर देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा वीक सक्सेसर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भुक्का 1 को ऐसा नहीं समझना कि यही इसका फाउंडर है, नहीं, भुक्का अलग है और भुक्का 1 यहाँ पे डिफरेंट है। फाउंडर जो है हरिहरा और भुक्का दोनों मिलके जो है पूरे विजयनगर इंपरर को फाउंड किए हैं। एट प्रेजेंट इसका लोकेशन देखोगे तो जो दक्षिण एरिया है, ठीक है, इंडिया का जो है सदर्न इंडिया और स्पेशली जो दक्कन वाले एरिया हैं जहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया है ना, तमिलनाडु हो गया, इस एरिया में जो है पूरा विजयनगर इंपरर को पूरा फाउंड किए गए थे हरिहरा और भुक्का के द्वारा। और यहाँ पे जो डैम हो गया, कैनल हो गया, अब इसका यूज़ किस लिए करते थे, एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर लगाओगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें वाटर का सप्लाई चाहिए, तो ऐसे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए यहाँ पे डैम हो गया, कैनल हो गया, इन सब चीज़ के यहाँ पे फॉर्मेशन किए गए थे, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि देवराय फर्स्ट जो है इसी के द्वारा ही डैम और कैनल को यहाँ पे बनवाए गए थे। 18 क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार न्यूज़ में भी रहे हैं, है ना, इजी क्वेश्चन है। इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय द वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट अटल हाईवे है ना, अटल टनल जिसे बोले जाते हैं, इसे बिल्ड किए गए हैं कौन से रेंज में। देखो जो शिवालिक रेंज है ना वो हिमालय पर्वत के जो फुटिल्स वाला एरिया है वो एरिया को शिवालिक बोले जाते हैं। जो काराकोरम होते हैं ना ट्रांस हिमालय है, मतलब सबसे ऊंचा जो होता है काराकोरम है, और यहाँ पे सबसे ऊंचा ही बोले गए हैं, लेकिन काराकोरम नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पीर पंजाल हो जाएगा, क्योंकि पीर पंजाल रेंज में ही यहाँ पे जो सबसे ऊंचा टनल है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो अटल हाईवे टनल है, इसे बिल्ड किए गए हैं पीर पंजाल रेंज में। माउंटेन अलग होता है, रेंजेस अलग होते हैं, ध्यान में रखना। माउंटेन तो ये हो गया, इस सिंगल एरिया को माउंटेन बोल रहे हो, लेकिन इस तरीके से जब डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन आके बनेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा रेंजेस के फॉर्म में बन गए। सिंगल को माउंटेन बोलोगे, लेकिन बहुत सारे जब माउंटेन आ जाएगा आपस में मिल जाएंगे तो एक रेंजेस का फॉर्म कर लेते हैं। तो 18 का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। अब ये 19 क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा फिजिक्स वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आए थे कि हाउ डू वाइड एंड ब्रॉड बैग स्टेप जो है इम्प्रूव कंफर्ट एंड इज वाइल कैरिंग अ लोड। सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाना, सिंपल से लॉजिक बता रहा हूँ। देखो अगर कोई ये वाले मान लो रॉड है, यहाँ से अच्छे समझ आएगा। अगर ये रॉड है और ये जो है पूरा रेतीला वाला ज़मीन है, ये रेत वाला ज़मीन है। अब ये रॉड जो है बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है फैलाव वाला नहीं है, सिंपल सा नुकीला वाला रॉड है। अब इस नुकीला वाले रॉड को यहाँ पे रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अंदर चले जाएगा, धंस जाएगा, नीचे अंदर धंसेगा। लेकिन अगर इसका थोड़ा वाइड को यहाँ पे बढ़ा दूँ, अब इसको इस रेतीला वाले ज़मीन में रखोगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पे अंदर नहीं धंस पाएगा। क्यों नहीं धंसेगा? क्योंकि इसमें जो प्रेशर लगाए जा रहे हैं, इसमें जो बल लगाए जा रहे हो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में लगाए जा रहे हैं, बहुत दूर तक यहाँ पे प्रेशर लगाया जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये इसमें जो प्रेशर अगर देखोगे ना तो इसमें प्रेशर एक ही कॉलम में वर्टिकली यहाँ पे प्रेशर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, कम ही जगह में यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, इसलिए पूरा अंदर धंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब प्रेशर लगेगा तो पूरा वास्ट अमाउंट में प्रेशर लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़े ना,
ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है, इसलिए जो प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा यहाँ पे। लेकिन ये जो है इसका जो साइज है, जो वाइड है यहाँ पे, वो बहुत ही कम है, तो इसमें जब प्रेशर लगेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगते हैं। और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो वृहत और चौड़े बैग की जो पट्टियां होते हैं भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती हैं। हाउ डू वाइड एंड ब्रॉड बैग स्टेप इम्प्रूव कंफर्ट एंड इज वाइंग कैरिंग अ लोड। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाते हैं। देखो ये एग्जाम्पल ये फॉलो होगा, ठीक है। सेकेंड वाला वाइड है ना, इसमें जो प्रेशर लगेगा ना बहुत ज़्यादा कम प्रेशर लगेगा, वही तो बताया हूँ अभी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। चलो ऋग्वेदिक ईरा से क्वेश्चन बोले गए हैं कि द ऋग्वेदिक ईरा गॉड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गॉड डिड नॉट कंप्लीटली बिलोंग टू अर्थ कैटेगरी। कौन जो है यहाँ पे बिलोंग नहीं करता अर्थ कैटेगरी से। करेक्ट आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन प्रजापति इस पे करेक्ट है। बाकी जो अग्नि हो गया, सोम हो गया, फिर बृहस्पति हो गए, इन सब चीज को एज अ गॉड की तरह यहाँ पे पूजा किए जाते थे। बल्कि अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में जो गॉड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हुए हैं। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज और पूरा डिवाइड करके अगर इसको देखा जाए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट जो है प्रजापति होगा, क्योंकि अग्नि हो गया, सोम हो गया, बृहस्पति, इन सब चीज को तो ऐसा कोई ना कोई गॉड से जो है पूजे जाते थे। जैसे कि अगर अग्नि का एग्जाम्पल दे तो अग्नि को एज अ देवता की तरह इसलिए पूजे जाते थे क्योंकि जो ऋग्वेदिक ईरा के जो लोग थे, लोग ऐसे एज्यूम करते थे कि जो अग्नि है, अब अग्नि ऊपर उठेगा तो ये ऊपर उठेगा तो आकाश में जाएगा, स्काई में जाएगा, तो हमें जो है पूरा गॉड के साथ कनेक्शन रखने का काम करते हैं अग्नि। इस तरीके से जो है बिलीफ के साथ अग्नि को यहाँ पे पूजा करते थे। और जितना भी यहाँ पे जो कोई ना कोई फॉर्म में जब पूजा करते थे तो उसका भी कोई लॉजिक होता था। 21 क्वेश्चन इसमें ये पूछे हैं कि कौन सा ऐसे ईयर है जिसमें से जो इंडियन रूपी है इसको डिवैल्यूएटेड नहीं किए गए हैं, अवमूल्यन नहीं किया गया है। कौन सा ईयर है, पहले बात 1949 है। तो 1949 हिस्ट्री का बात है और सबको पता है कि हिस्ट्री में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए गए थे, है ना, कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर दिए गए थे हिस्ट्री से। जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे तो उससे पहले भी जो है कितना एवरेज रहे, कितना मंथली इनकम है, इस तरीके से जो है कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लिए गए थे। और कैलकुलेट पहले कितना रुपए किए थे पता है, 2 रुपीज़, इस तरीके से। इसके बाद अनदर कमिटी आएगा तो अनदर कमिटी के बाद 35 रुपीज़, तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए गए थे। उसके बाद 1991, ये जो 1991 है ना, इसमें आया था एलपीजी रिफॉर्म, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय तो इसको डिवैल्यूएट किए ही जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998, क्योंकि 1998 में ही डिवैल्यूएट नहीं किए गए थे। 22 क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। कौन यहाँ पे कमिटी रहे हैं। पहला ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन। देखो एमएस स्वामीनाथन एक्चुअली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका फादर कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जो एमएस स्वामीनाथन है ये फार्मर की इनकम को डबलिंग करने के लिए नहीं आए थे। जो कमिटी बनाए गए थे उसमें नहीं थे एमएस स्वामीनाथन। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अशोक दलवानी हो जाएगा, दलवाई हो जाएगा। और इसका जो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम जो कमिटी बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उसका हेड है, चेयरमैन किए थे अशोक दलवाई के द्वारा। 23 क्वेश्चन, विच टू इंसिडेंट इंडियन टेक्स्ट हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2025। ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, आई होप, ठीक है। बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। भागवत गीता चरक संहिता है, भागवत गीता नाट्य शास्त्र है, भागवत गीता रामायण, भागवत गीता और ऋग्वेद। तो यहाँ से तो ब्रॉडली एक चीज समझ आ रहा है कि भागवत गीता को तो एक्सेप्ट किए हैं यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। जैसे कि रामसर साइट के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही जब एजुकेशनल के फील्ड का बात करो, ये जो यूनेस्को है ना, ये चाहे एजुकेशनल फील्ड के बात करो, एजुकेशनल के बात या फिर कल्चरल का बात करो, इन सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम, उसको कंजर्व करने का काम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम एज अ इंटरनेशनल लेवल, इंडिया लेवल में नहीं, इंडिया तो आएगा ही आएगा, पूरे इंटरनेशनल लेवल में जो काम करते हैं वो यूनेस्को के द्वारा किए जाते हैं।
तो अगर कोई भी चीज़ को यूनेस्को अपने लेवल में अगर इंक्लूड कर रहे हैं मतलब उसको प्रोटेक्ट किए जाएंगे, उसका फीचर्स बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, तभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें इंक्लूड किए हैं। तो बताओ 23 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, क्योंकि इसी को इंक्लूड किए गए हैं अभी रिसेंटली 25 में। 24 ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि चीफ इलेक्शंस कमिश्नर जो है निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है ना, तो उसमें जो निर्वाचन जो आयोग होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको कैसे अपॉइंट किया जाए, उसके लिए जो पुराना कमिटी थे उसको यहाँ पे एबंडन किए हैं, जो पुराना कमिटी है उसको जो है डिस्ट्रॉय किया और न्यू कमिटी को यहाँ पे बनाए गए हैं। और उस न्यू कमिटी में कौन कौन लोग होंगे वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जो पुराना कमिटी रहे हैं जिसके थ्रू यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट किए जाएंगे, तो उसको हटा दिए गए हैं। अब न्यू कमिटी आएगा और उस न्यू कमिटी में कौन कौन से मेंबर होने वाले हैं, बस वही क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो। अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 का है ये। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए कमिटी बैठाना पड़ता है, और उस कमिटी में कौन कौन से मेंबर होंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अच्छा कौन मेंबर यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे नॉट लिखा है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये तो होंगे ही होंगे, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ये भी होगा, और एक ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिससे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये इसका मेंबर नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल में बी होगा। 25 क्वेश्चन कि द वे ऑफ एक्सपांशन ऑफ एन आर्टिलरी व्हेन ब्लड इज फोर्स इनटू इट इज कॉल्ड, क्या बोले जाते हैं। 25 क्वेश्चन देखो, एक पाइप होता है, इस पाइप के थ्रू क्या होता है कि जब ब्लड फोर्स लगाते हैं, क्या बोले हैं, वे ऑफ एक्सपांशन ऑफ आर्टरीज व्हेन ब्लड इज फोर्स इनटू, जब पंप होता है, ये जो है हर्ट है। अभी हर्ट जो है जो ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटर जो ब्लड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, उसको हर्ट करेगा पंप, है ना, हर्ट करने वाले हैं पंप, तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं। पहला बोले हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब होता है कि पंपिंग करना, लेकिन यहाँ पे वेव ऑफ एक्सपांशन बोले हैं, है ना, जो रक्त जो है बलपूर्ण यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फ्लो का मतलब नॉर्मली बहना होता है, ये भी नहीं होगा। थिकनिंग होना, प्रांकन होना, ये भी नहीं होगा। पल्स इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसका 25 का करेक्ट आंसर बी होगा। 26 क्वेश्चन जिसमें से पूछे गए हैं कि विच ट्रेवलॉग वाज रिटन बाय आईबीएन बतूता। ट्रेवलॉग का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि कोई भी फॉरेन कंट्री के लोग हैं, फॉरेन कंट्री यहाँ पे कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया उसको बोले जाते हैं ट्रेवलॉग। तो आईबीएन बतूता के द्वारा जो कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं वो कौन सा है, कौन सा बुक यहाँ पे लिखे गए हैं। सफ़रनामा हो गया, किताब उल हिंद हो गया, रिहला हो गया, फिर वो उसके बाद है चचनामा हो गया। बताओ तो कौन सा है लिखे गए, अरेबिक लैंग्वेज में इसको लिखे गए हैं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे रिहला। रिहला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आईबीएन बतूता। किताब उल हिंद फाहियान के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मेटलॉइड से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड, उपधातु। मेटलॉइड का मतलब होता है जो कि मेटल की तरह भी शो करते हैं, नॉन मेटल की तरह भी शो करते हैं, ठीक है, कंडक्टर की तरह भी काम करते हैं। पॉइंट समझ रहे हो। 27 में जो मेटलॉइड बोले गए हैं, तो मेटलॉइड सिंपल सा है कि मेटल की तरह भी काम करते हैं, नॉन मेटल की तरह भी काम करते हैं। इसको मेटलॉइड बोलते हैं। पहला यहाँ पे सिल्वर है, 27 नहीं आएगा, सिल्वर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन एज अ मेटल की तरह भी काम करते हैं, नॉन मेटल की तरह भी यहाँ पे काम करते हैं। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 28 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है, डेफिसिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोले गए हैं घाटे जो बोले गए हैं, जितना ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, हम लोग कोई अदर जो दूसरा कंट्री है, दूसरे कंट्री से हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, अपने देश में सामान मंगाते हैं, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसको यहाँ पे एक्चुअली इम्पोर्ट बोलते हैं ना, माई मिस्टेक यहाँ पे, कि कोई यहाँ पे दूसरा कंट्री है, अब ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है। जब ए कंट्री का सामान जो है बी कंट्री में आएगा तो बी कंट्री क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो बी कंट्री का सामान है अगर ए कंट्री में जा रहा है तो उसको इंपोर्ट बोले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिया जो है 100 रुपये का एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है, मतलब अपने देश में कोई भी सामान बने हैं तो इंडिया ने 100 रुपये का जो है दूसरे कंट्री में बेचे। लेकिन इंडिया क्या कर रहे हैं कि 110 रुपये में इंपोर्ट भी तो कर रहे हैं, मतलब दूसरे देश से इंडिया अपने देश में भी यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो हम लोग बेच रहे हैं 100 रुपये का और खरीद रहे हैं 110 रुपये का, तो कितने रुपए का यहाँ पे घाटा हो रहा है, 10 रुपये का। इसी को यहाँ पे डेफिसिट बोलते हैं। तो 2025-26 में जो है डेफिसिट हुए हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमाना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताओ 28 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले और डिसेंडिंग बोले तो सबसे ज़्यादा जो डेफिसिट देखने को मिला है वो डेफिसिट देखने को मिला है फिस्कल डेफिसिट में। मतलब फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा कर रहे हैं। सिंपल से लैंग्वेज में यही समझो कि जितना ज़्यादा हम लोग कमा रहे हैं उससे ज़्यादा जो है पूरा खर्चा में चले जा रहे हैं। 100 रुपये कमा रहे हैं और 120 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 20 रुपये जो है क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। इसको यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि अर्निंग कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा है, वही चीज़, ठीक है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जो है पूरा इकोनॉमिक्स टर्म है, ये सबको इकोनॉमिक्स में अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेकिन इसका जो है एट प्रेजेंट इतना पता होना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 29 है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ रॉक फॉर्मेशंस हु फर्स्ट यूज द टर्म प्लेस्टोसिन, किसके द्वारा यूज किए गए हैं? प्लेस्टोसिन जो टर्म है, कोबर के द्वारा नहीं। देखो यहाँ पे जितना भी टर्म लिखे गए हैं ना, जितना भी यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं सब बिलोंग ही करते हैं जियोग्राफी से। लेकिन प्लेस्टोसिन्स का जो वर्ड है यूज़ किए गए हैं, इसे सर जो चार्लेस लेज हैं इसके द्वारा, जो लायल हैं इसके द्वारा यहाँ पे यूज़ किए गए हैं प्लेस्टोसिन। अब ये टाइम पीरियड को फ्रेम करते हैं, प्लेस्टो जो है ना, जो प्लेस्टोसिन जो है ये टाइम पीरियड को एक्चुअल में फ्रेम करते हैं, बताते हैं। 30 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो करेक्ट है अबाउट क्लीन एनर्जी इन इंडिया 2025 के रेस्पेक्ट में पूछे गए हैं। क्लीन एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लीन एनर्जी एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी से भी इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो वहीं से ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला बोले हैं कि द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बायो एनर्जी हैज रीच्ड 11.61 गीगावाट। बिल्कुल सही है। जो बायो एनर्जी है, बायो मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई पत्ते हो गया, है ना। और जो बायोगैस सुने हो ना, बायोगैस तो सबको पता होगा, वही चीज़ है यहाँ पे कि बायोगैस का यहाँ पे यूज़ करके हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट जो है 11.61% चले गए हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द स्मॉल हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई डैम बना दिए, अब डैम से जो है पानी को फ्लो करा रहे हो तो टरबाइन से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इसको हाइड्रो पावर बोलते हैं। तो जो है ये रीच हो गया है 5.16 गीगावाट, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड है कि द लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी हैज़ रीच्ड, ये स्मॉल का बात है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल का पूछे गए हैं, यहाँ पे लार्ज का पूछे गए हैं, और लार्ज जो है 50.91 गीगावाट हैं, बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन भी। उसके बाद फोर्थ है कि द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी अभी जो है सोलर पैनल चल रहे हैं, हर घर सोलर पैनल वाला ऐसा कुछ स्कीम है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये बोले हैं कि जो सोलर एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वो 135.81 जो गीगावाट है वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे टी हो जाएगा। क्लीन एनर्जी का मतलब अगर डाउट हो रहा हो तो सिंपल से यहाँ पे मतलब है कि हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे, लेकिन उससे जितना भी यहाँ पे ग्लोबल इमिशन हो रहा है, जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्लीन एनर्जी से है, ठीक है। जैसे कि कोयला हो गया,
कोल हो गया। अब इससे जो है हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, तो एनर्जी जनरेट करेंगे तो इससे इमिशन होगा, इमिशन होंगे तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगे, तो इसको क्लीन एनर्जी नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे जैसे कि सोलर पैनल हो गया, सोलर पावर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं लेकिन इससे कोई इमिशन नहीं हो रहा है ना, नहीं ग्लोबल वार्मिंग जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको क्लीन एनर्जी बोलते हैं। 31, a model of earth which is represented by reduced scale on flat sheet of paper, इसको क्या बोलते हैं? 31, मॉडल ऑफ अर्थ, ये तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। पहला बोले हैं फ्लैट अर्थ मॉडल, फ्लैट अर्थ मॉडल मतलब जितना बड़ा अर्थ है उतना ही बड़ा अर्थ को यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा पेपर में। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। सेकेंड है कि रिड्यूस अर्थ मॉडल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब फ्लैट पेपर में हम लोग डिफाइन करेंगे तो जो अर्थ है, तो अर्थ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उस अर्थ को जो है हम लोग मिनिमम करके, मिनिमाइज करके, रिड्यूस करके उसको जो है इस पेपर में शो करेंगे, तो इसको बोले जाते हैं रिड्यूस अर्थ मॉडल। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, लघु पृथ्वी मॉडल। 32 पॉलिटी से क्वेश्चन है। In the Constitution of India, under provision of which of the following article the president offer, जो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफिसर्स मतलब यहाँ पे बोले गए हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में अलाउ एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। जैसे कि लोकसभा होते हैं, तो लोकसभा में तो पूरे डाइवर्सिटी के लोग आते हैं, तो अगर कोई चाहे मदर टंग में, अपने ही मदर टंग में यहाँ पे बात करना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 32, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 32 का बी हो जाएगा 120, क्योंकि 120 आर्टिकल में ही यहाँ पे बोले गए हैं। बाकी जो है 111 है, 112 सब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो बजट होते हैं ना, अभी बजट भी रिलीज किए गए हैं, तो जो बजट होते हैं ये बजट से रिलेट करते हैं। 111 हो गया, 112 हो गया। और एक चीज़ भी याद रखना कि जो बार बार हम लोग बजट बजट बोलते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में कहीं पे भी बजट का उल्लेख नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, बजट का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। बजट का उल्लेख मतलब बजट को और क्या बोले हैं? फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट बोले गए हैं, तो इस चीज को बस याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन, अमॉन्ग द गिवन टेक्स्ट बिलो विच इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड डिस्क्राइब द रूल ऑफ बुद्धिज्म। बताओ, बुद्धिज्म का रूल, यहाँ पे बुद्धिज्म का टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज जो है 5th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए थे, 4th 5th सेंचुरी से आगे जो है स्टार्ट हो गए थे। जैनिज्म का भी, बुद्धिज्म का भी, और दोनों पैरेलल ही रहे हैं, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों साथ साथ ही आगे बढ़े हैं, लेकिन बुद्धिज्म का पॉपुलैरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि बुद्धिज्म का जो फिलोसॉफी रहे वो हर एक लेवल में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे थे, और बुद्धिज्म जो है एक मिडिल पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो जैनिज्म को देखोगे तो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ यहाँ पे आगे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो 33 है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, जिसमें से जो लैंग्वेज यूज़ किए गए हैं संस्कृत लैंग्वेज यूज़ किए हैं, और जो बुद्धिज्म का जो रूल्स हैं उसको डिफाइन किए गए हैं। 33, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे वैपुल्य सूत्र हो जाएगा, है ना, और इसी के थ्रू यहाँ पे पूरा रूल्स और रेगुलेशंस को लिखे गए हैं। विनय पिटाक हो गया, अभिधम्म पिटाक हो गया, सुत्त पिटाक हो गया, ये सब कोई डिसाइपल को कैसे जो है रहना है, इस तरीके के जो फॉलोअर्स है ना, जो फॉलो है, कैसे फॉलो करना है, कैसे रूल होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो बी सी जो डी ऑफ, जो जाटका टेल्स है ना, जाटका टेल्स क्या है पता है? जो बुद्धिज्म है, जो गौतम बुद्ध है, इसका जो प्रीवियस लाइफ है कैसे रहे हैं उसको पूरा यहाँ पे एक स्टोरी के फॉर्म में बताए गए हैं, उसको जाटका टेल्स बोलते हैं। इसका 33 का करेक्ट आंसर वैपुल्य सूत्र होगा, क्योंकि इसी में लिखे गए हैं पूरा सूत्र को, रूल्स को। सरदार सरोवर डैम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ बेनिफिशियरी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जो राजस्थान एरिया है, गुजरात एरिया है, यहाँ पे भी जो है वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर का जो कमी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और वाटर की कमी को ही पूर्ति करने के लिए सरदार सरोवर डैम को यहाँ पे बनाए गए थे, और अभी भी है, ठीक है। और बहुत लाखों लोगों को यहाँ पे इसी के थ्रू, सरदार सरोवर डैम के थ्रू यहाँ पे वाटर सप्लाई किए जाते हैं।
तो 34 में ये बताना है कि कौन सा ऐसे स्टेट है जो कि इसका बेनिफिशियरी नहीं है, कौन से स्टेट में जो है सरदार सरोवर डैम का जो वाटर है ये नहीं जाता। कौन सा ऑप्शन है, सी हो जाएगा, पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 34 का। 35, विच फिलोसॉफी इज नॉट कॉल्ड हेट्रोडॉक्स सिस्टम। हेट्रोडॉक्स सिस्टम, एक होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा जो प्राचीन समय से जो चले आ रहे हैं रीति रिवाज उसी को ही फॉलो किए जाएंगे, वो ऑर्थोडॉक्स है। हेट्रोडॉक्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे न्याय हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोडॉक्स जो कि नहीं है वो न्याय है। 36, ये भी जो है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जज हैं इसको ट्रांसफर किए जाते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, वन हाई कोर्ट से सेकेंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो कौन सा जो आर्टिकल है इसका यूज करते हैं। तो आर्टिकल 222 है ना, 222 आर्टिकल जो है इसका यहाँ पे यूज किए जाते हैं अगर ट्रांसफर करना है तो। जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज द फर्स्ट टू गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग बोले जाते हैं। जीआई टैग का मतलब सिंपल से यहाँ पे समझो, जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं। पहले बात, जीआई टैग कुछ फीचर्स यहाँ पे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए और पूरा इनहिबिटेड होना चाहिए, मतलब इंडेमिक होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर लोकेशन में मिल रहे हैं तो वही लोकेशंस में मिलना चाहिए। तो ऐसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। और जो जीआई टैग होते हैं अगर इसको कोई भी थिंग्स को अगर जीआई टैग दिए जा रहे हैं तो उसका पॉपुलैरिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, पहले बात। सेकंड बात है कि उसका जो कंजर्वेशन होगा वो खुद गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम और सबसे पहले जो जीआई टैग दिए गए थे वो दार्जिलिंग टी को दिए गए थे। ठीक है, तिरुपति यहाँ पे लड्डू, ये तो बहुत ज़्यादा रिसेंटली है, जो तिरुपति लड्डू अभी जो दिए गए थे जीआई टैग बहुत रिसेंटली, आई थिंक इसको 2020 में ही जीआई टैग मिला है ना, एक बार कंफर्म करना इसको। लेकिन इसका जो 37 का करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, दार्जिलिंग टी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है 38 का, प्रोजेक्ट रन किए गए हैं जैसे कि प्रोजेक्ट चीता हो गया, प्रोजेक्ट लायन हो गया। पहले होता क्या था कि 1973 में एक प्रॉपर इसके लिए रूल्स हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 उसका प्रॉपर रूल्स हैं। लेकिन इससे पहले भी क्या होता था कि कोई स्पीसीज जैसे कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर इंडेंजर है तो उसी स्पीसीज के लिए यहाँ पे रूल्स बनाने का काम करते थे। और ये रूल्स वहीं से बना हुआ है, जैसे कि चीता जो है पूरा खत्म होने वाले हैं, डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके लिए रूल बना दिए। लेकिन अगर लॉयन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो लॉयन के लिए रूल्स बना दिए। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि जैसे चीता के लिए रूल्स बना रहे हो तो चीता के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, बाकी जो स्पीसीज हैं उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। लॉयन के लिए रूल बना रहे हो तो लॉयन के लिए ही ध्यान दे रहे हो, बाकी स्पीसीज को छोड़ रहे हो। ये मेजर ड्रॉबैक रहे हैं और इसी को यहाँ पे रोकने के लिए, है ना, मतलब रोकने के लिए नहीं, इसी को थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है इसको इम्प्रूव करने के लिए 1973 में न्यू यहाँ पे रूल्स लाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है। 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट लायन है इसे तो अभी रिसेंटली ही लॉन्च किए गए हैं 2020 में। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे जो क्रोनोलॉजिकल पूछे गए, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर ही लाए गए थे, है ना, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट लाए हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट लायन, उसके बाद प्रोजेक्ट चीता। और प्रोजेक्ट चीता के थ्रू ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं, जो अफ्रीकन जो चीता हैं उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी कुनो नेशनल पार्क में जो है चीता को इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगला क्वेश्चन 39 है कि व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। अभी एट प्रेजेंट जो है टोटल 22 ऐसे जो क्रॉप्स हैं इसको पूरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कैटेगरी में रखे गए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो, धान यहाँ पे बो रहे हो, है ना, कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका मिनिमम जो वैल्यू है वो दिए जाएंगे। अब मिनिमम वैल्यू कितना भी हो सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो उस वैल्यू उसको अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसको जब सेल करोगे तो इतना मिनिमम वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। इसको एमएसपी बोले जाते हैं। अब इसमें कई जो है 22 टाइप्स का जो क्रॉप्स इसको इंक्लूड किए गए हैं। तो 39 में करेक्ट आंसर बताओ इसका कौन सा हो जाएगा।
करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्रॉप्स जो हैं, जैसे कि 5 पल्सेस को रखे गए हैं, 7 सीरियल्स को रखे गए हैं, और जो 7 ऑयल सीड्स है इसको पूरा एमएसपी के अंदर रखे गए हैं। 40 क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको ऐसा कहीं पे भी पढ़ लिए रहते तो बन जाता, नहीं। एक्चुअली यहाँ पे दिए गए हैं जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2020-21, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिक तरीके से भी सॉल्व किए जा सकते थे, अगर नहीं पता होता तो ऐसे ही करते। बताओ इसमें सबसे पहले करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 40 का। यहाँ पे बोले हैं कि अरेंज दी फॉलोइंग, अरेंज दी अबॉव इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज। सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशंस हो रहे हैं, है ना, इंटरनल माइग्रेशन जो हो रहे हैं वो कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो रहा है। क्या माइग्रेशंस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो जाना, चाहे वो काम के रेस्पेक्ट से सेटल हो, या फिर जॉब मिल गए उसी सेटल हो, या फिर एजुकेशनल के लिए, या फिर पढ़ाई के लिए सेटल हो गए। कई यहाँ पे रीज़न हो सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। एट प्रेजेंट देखोगे तो रूरल से रूरल एरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है क्या? लोगों का आना जाना नहीं हो रहा है। मोस्टली लोग जो जा रहे हैं वो गांव से शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया। बोले गए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे, लेकिन लॉजिक यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 इसमें ये बताए गए हैं, जो 14 है इसमें ये बताए गए हैं कि जो रूरल से रूरल एरिया ट्रांसफ़र ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े को पहले रखना है, तो ये पहले आएगा, मतलब सीधी सी बात, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 41 इन कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू लेबर कोड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बताओ 41 का पहला है कि जो 29 लेबर कोड हैं इसको कोडिफाई किए गए 4 लेबर कोड में। सही बात है, क्योंकि 29 लेबर से यहाँ पे लॉ बनाए गए थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो इसको जो है अब बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके 4 ही पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। 4 ही लेबर जो कोड होते हैं उसको डिफाइन किए गए हैं। तो 29 जो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है 41 का। सेकेंड है कि एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड ऑल वर्कर अबाउ द एज ऑफ 40 ईयर्स विथ अ फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, यहाँ पे दिए जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा बेसिक फीचर्स भी हैं इस न्यू लेबर कोड का, इसे लॉन्च किए गए हैं, तो है ना, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, ये अच्छा फीचर्स हैं। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद थर्ड है कि रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस इन 5 ईयर, ये भी सही है, क्योंकि अभी देखे होंगे कि ऐसा है कि कोई ब्रिटिश काल से जो वेज का जो मनी है उतना ही यहाँ पे अभी भी दिए जा रहे हैं। तो कई ऐसे सिनारियो देखने को मिला है, तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो मैटरनल रिलीफ है ना, जो न्यू लेबर कोड है, इसमें कहीं पे भी बात नहीं किए गए हैं कि जो 24 वीक्स ऑफ जो वुमेन का जो वर्कर है, जो वुमेन वर्कर उसको मैंडेटरी है कि जो 24 वीक्स हैं उसका लीव मिलना चाहिए, है ना, उसको छुट्टी मिलना चाहिए, ये कहीं पे भी नहीं बोले हैं। फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। 42 इन विच महाजनपद ऑफ एंसियंट इंडिया इज अ 7th सेंचुरी। ठीक है, जो यहाँ पे अयोध्या के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टाउन वाज लोकेटेड ऑन द विच बैंक ऑफ सरयू रिवर। बताओ 42 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कोशल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हो, जैसे कि सरयू रिवर का बात कर रहे हैं, मतलब राम भगवान याद आ रहा है, कौन से रिवर में यहाँ पे हुआ है? सरयू रिवर। और ये जो राम भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कहाँ से बिलोंग कर सकते हो? कोसल से। ठीक है, कोसल नरेश इस तरीके से बोले जाते थे उस समय। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। फिर कंबोज हो गया, कंबोज का तो लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है ना, इस इंडिया में बात करोगे तो इधर साइड रफली जो नदर्न इंडिया है वहाँ पे कंबोज का पड़ता है लोकेशन। 43 क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन, इसको क्या बोले जाते हैं? बताओ 43 का करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, बायो एनर्जेटिक्स। यही है क्या 43 का? बिल्कुल सही है, बायो एनर्जेटिक्स। 44 का यहाँ पे नॉर्मली
ट्रिब्यूटरी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सहायक नदी से क्वेश्चन पूछे हैं। इंडस रिवर का जो सहायक नदी होगा वो चेनाब होगा। गंगा का जो सहायक नदी है, गंगा का यहाँ पे कौन सा होगा, कोसी रिवर होगा। ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे सुवर्णगिरी है, और जो मेघना है इसका यहाँ पे जतिंगा है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, है ना। मेघना का यहाँ पे आई भी बता रहे हैं, एक सेकेंड ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या, इंडस का, हाँ ठीक तो है, इंडस के यहाँ पे चेनाब, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज फॉर्म फॉर द अमेंडमेंट इन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट एक्ट 2000। ये देखो, ये जो क्वेश्चन पूछे गए ना, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको जब इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं तो वहाँ पे इसको कवर करते हैं, है ना। ये तो स्टैटिक है, कोई यहाँ पे न्यूज़ में नहीं रहे हैं। 45 का यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बस ये बताना है, एन.के. सिंह कमेटी। एन.के. सिंह कमेटी बिल्कुल सही है इसमें। 46 क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इंक्लूडेड बाई नीति आयोग इन इट्स नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और इसे जो है यूएनडीपी के द्वारा, जो यूएनडीपी के द्वारा एक इंडेक्स निकाले जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, लेकिन नीति आयोग के द्वारा इसको इंक्लूड किए गए हैं। 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा बैंक अकाउंट ये होगा, और मैटरनल हेल्थ ये होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है। 47 में क्वेश्चन बोले गए हैं, विथ रेफरेंस टू सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट सोलर एनर्जी पोटेंशियल। सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे सन का रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उस एरिया में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और राजस्थान थार डिजर्ट हो गया, है ना, राजस्थान पूरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एक वार्म रीजन होता है ना, सन का रेडिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, वो राजस्थान ही है। पहला ऑप्शन सही है। सिक्किम हैज़ द लोवेस्ट सोलर पोटेंशियल एनर्जी। लोवेस्ट सोलर सिक्किम बोले गए हैं, सिक्किम के अलावा भी और एरिया जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पे भी सोलर का एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है ना। इस तरीके के कुछ एरिया हो गए, और यहाँ पे सबसे लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे कम, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है। एक ऑप्शन सही है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि पहला ही सही है, सेकेंड तो यहाँ पे गलत है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बोले गए हैं कि बोथ द स्टेटमेंट, अच्छा हाँ, सेकेंड ऑप्शन सही है। 48 अरेंज द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ इस्टाब्लिशमेंट। 48 का करेक्ट आंसर बताओ तो। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले जो फ्रेम किए गए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा, वो फ्रेम किए गए थे अमित्य सभा को। जैसे अमित्य सभा का स्प्रेडमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, उसके बाद फ्रेम किए गए थे ब्रह्मो समाज को, है ना, ब्रह्मो समाज को फ्रेम किए गए थे। तो आई वी जो है पहले आएगा, फोर्थ पहले आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ए और डी। फोर्थ के बाद यहाँ पे ए आएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है 48 का, ठीक। सोटा डिसीज किसके वजह से होता है, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस, बताओ किसके वजह से होता है। ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, एक डिसीज़ है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बायोलॉजी में जब कवर करते हैं तो जो डिसीज़ होता है ना, उस पोर्शन को कवर करना है, और वो भी डिफाइन करके कवर करते हैं, तो याद करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, उसको कवर करेंगे। तो 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सोटा जो डिसीज़ होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं। फिर जो यहाँ पे बोले गए हैं कि कौन सा जो टेक्स्ट हैं जो पाली बोले गए, हाँ पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेक्स्ट इन पाली लैंग्वेज। सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है किसे बोले गए हैं, दीपवंसा, महावंश और विनय पिटक, ये सब बुद्धिज्म से बिलोंग कर रहे हैं। और जो मिलिंद पन्हा है ये एक पाली लैंग्वेज है, और बेस्ट पाली लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है इसको कंसिडर किए जाते हैं, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 51 जो पंडित लोचन प्रसाद जो हैं पांडे हैं, इसके बेस में क्वेश्चन है, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 51 का।
पहला है कि इन द ईयर 1921 जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे इस्टाब्लिश किए गए हैं छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली, इसके द्वारा लॉन्च किए गए थे। नेशनल लेवल में जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गया, दयानंद सरस्वती हो गए, ये सब इसी टाइम में क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रेम कर रहे थे। क्यों फ्रेम कर रहे थे? क्योंकि ये लोग को ऐसा लग रहा था और प्रैक्टिकली ये भी हो रहे थे कि जो जितना भी यहाँ पे सोसाइटल है तो सोसाइटल में इविल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो अंधभक्त होता है, अंधविश्वास होता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रोपगेट हो रहे हैं, है ना, जो सुपरस्टिशंस का फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ को कम करने के लिए, रोकने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे बनाए गए थे, जैसे कि आत्मीय सभा हो गया, ब्रह्मो समाज हो गए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में के जो है दयानंद सरस्वती हो गया, है ना, विद्यासागर हो गए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनालिटी रहे हैं। और सेम जो है छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में जो छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली बनाए गए थे वो जो है पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा ही बनाए गए थे 1921 में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि द ओरिया जो रूरर है वाम द स्टेट कन्फर द टाइटल ऑफ काव्य विनोद टू पंडित लोचन प्रसाद पांडे, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे जो टाइटल दिए गए हैं वो सही टाइटल दिए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। फिर पंडित लोचन प्रसाद पांडे वाज एज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इंग्लिश बंगला एंड ओडिया लैंग्वेज बिसाइड हिंदी, बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ है कि अंडर द एडिटरशिप ऑफ द पांडे 2 वॉल्यूम्स ऑफ आर्कोलॉजिकल आर्टिकल वर पब्लिश, ठीक है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, चारों ऑप्शन एक्चुअली इसमें सही है। 52 बताओ, एवरी यहाँ पे बोले गए हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज कहाँ पे होंगे बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे पहले बोले हैं कि एवरी रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत टेरिटरी सेल बी इट्स मेंबर। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज किए गए हैं, पहला गलत है। एवरी मेंबर बोले गए तो एवरी मेंबर में 2 साल के बच्चे भी आ जाएगा, 5 साल के बच्चा भी आएगा, ठीक है। लेकिन इस ग्राम सभा का पार्ट कौन होता है, जो कि 18+ होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे किए गए थे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड है कि ग्राम सभा सेल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ, ये बिल्कुल सही है ना, कम से कम एक बार 3 महीने में एक बार बैठक होना ही होना है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे बोले गए हैं कि हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच एंड द डिप्टी सरपंच द सीनियर मोस्ट पंच सेल प्रिसाइड ओवर द ग्राम सभा मीटिंग, सही है क्या? देखो ऐसा कोई प्रोविजन पहले बात है नहीं, ठीक है, कि ये एब्सेंट होगा तो ये बैठेगा, ये एब्सेंट होगा तो ये बैठेंगे, ये एब्सेंट होगा तो और ये आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। थर्ड ऑप्शन से यहाँ पे गलत है। उसके बाद जो है फोर्थ है कि ग्राम सभा मीटिंग सेल बी समन विद इन 30 days इफ मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ सभा डिमांडेड इन राइटिंग, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एटलीस्ट जो है 30 days यहाँ पे समन करने के लिए बोले जाते हैं, सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 52 का। 53 में द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन खुरिया प्लाटू, कौन सा है इसमें से? करेक्ट आंसर यहाँ पे बुर्जी डी हो जाएगा, क्योंकि बुर्जी डी ही खुरिया प्लाटू का सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, मराठा जो रूल है छत्तीसगढ़ में स्पेशली, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है ये बोले गए हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला है कि ड्यूरिंग द मराठा रूल इन छत्तीसगढ़ टैक्स वर इम्पोज ऑन द फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्ला। एक्चुअली ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक यूनिक फीचर्स भी यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा रूल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट किए गए थे कि जितना ज़्यादा यहाँ पे प्ला फील्ड होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ प्ला होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स दिए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बोले हैं कि ड्यूरिंग द मराठा रूल देयर वाज अ सिस्टम मेजरिंग लैंड एंड डिटरमाइनिंग टैक्स अकॉर्डिंगली, ये भी गलत है। थर्ड और फोर्थ भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 55 है कि इन छत्तीसगढ़ जो गार्नेट मिनरल हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, कौन से जिला में जो है फाउंड होते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर, क्योंकि यहीं पे जो है जो गार्नेट मिनरल है उसका प्रचुरता बहुत ज़्यादा है। 56 जो पेंड्रा प्लाटू है ये कहाँ पे लोकेटेड है ना, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिटवीन लोरमी एंड हसदेव, जो बेसिन वाले एरिया है ना सेंट्रल पार्ट, वहां पे जो है लोकेटेड है पेंड्रा प्लाटू। 57 जो डिश है सिमिलर है खीर के जैसे, कौन सा है, तमराई है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, ठीक है, बहुत जो इंडियन हिस्ट्री होता है ना इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लिंक करना पड़ जाता है छत्तीसगढ़ का सेम हिस्ट्री वाले, लेकिन ऐसे कुछ केस या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। 58 इन विच होटल ऑफ रायपुर, जो कि एक रायपुर कॉन्स्पिरेंसी जो केस है प्लान किए गए थे वो है ओरिएंटल होटल के द्वारा। 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। 59 में जो कि एक राइटर है काव्य संग्रह, जो कि एक पर्रा भर लाई है ना, पर्रा भर लाई, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, कौन है इसका ऑथर। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, क्योंकि इसी के द्वारा ही ये इसको लिखे गए हैं पर्रा भर लाई को। 60 है कि जो ग्रुप ऑफ इंटरटेनमेंट सॉन्ग है गोथुल है ना, गोथुल जो कि एक सामूहिक मनोरंजन गीत है, इसे लिखे गए हैं कौन से पर्सनालिटी के द्वारा लिखे गए हैं, हुक्की पाठक के द्वारा, ठीक है, हुक्की पाठक के द्वारा इसे लिखे गए हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी। 31 इसमें बोले हैं कि जो खारून रिवर है, तो खारून रिवर के बेस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। 61 सही है क्या, बिल्कुल सही है, और बहुत ज़्यादा जो मेजोरिटी इसका जो वाटर यहाँ पे फ्लो होते हैं वो दुर्ग रिवर में ही फ्लो होते हैं, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट सही है बिल्कुल। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी पांचेवा जो है, ठीक है, जो नदी है यहाँ पे, जो पेटेचुआ जो है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, सही है क्या, बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। और ये रिवर जो है रायपुर और जो दुर्ग का जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे ऑन एन एवरेज जो है 80 किलोमीटर है ना, 18.5 किलोमीटर जो फ्लो होते हैं बॉर्डर एरिया में, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर ये जो है जो स्लोप है, तो स्लोप से 300 से 150 मीटर तक अबव हाइट में है, ये भी बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं। 62 जो बिहाई है ना, छत्तीसगढ़ में जो बिहाई है वो किसका एक प्रकार है। 62 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा चौक है ना, चौक का एक प्रकार है बिहाई। चलो ये 63 क्वेश्चन है, जिसमें से ये है कि 75 ग्राम पंचायत अब जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसको डिक्लेयर किए गए हैं चाइल्ड मैरिज फ्री ग्राम पंचायत, ये बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे गए थोड़ा सा करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम रन किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के द्वारा, वो है हेल्थी वुमेन इम्पावर फैमिलीज। इस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए थे, और इसी के थ्रू यहाँ पे 75 जो ग्राम पंचायत है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का, वो पूरा चाइल्ड फ्री मैरिज यहाँ पे ग्राम पंचायत बन गए हैं। तो 63 का करेक्ट आंसर दोनों सही है क्या, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। 64 में बोले गए हैं कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाउसिंग इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, यहाँ पे हाउसिंग का बताया गया है कि जो परंपरागत रूप से खद्दर घर या फिर वन खद्दर, मिट्टी घर एवं लाड़ी जो होता है, या फिर नान अन लाड़ी, 3 प्रकार के आवास यहाँ पे बनाए जाते हैं, बताओ तो कौन सा ऐसा ट्राइब है यहाँ पे। तो ये ट्राइब है यहाँ पे बैगा ट्राइब, ठीक है, बैगा ट्राइब जनजाति जो है ये इसके लिए फेमस है, और इसी प्रकार के ही यहाँ पे हाउस यहाँ पे बनाए जाते हैं। 3 टाइप के हाउसेस हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो नगर पंचायत है ये कौन से पार्ट में देखने को मिलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जहाँ पे नगर पंचायत के बारे में जिक्र होता है। 65 का करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पार्ट 9th ए, क्योंकि 9th ए में ही नगर पंचायत के बारे में यहाँ पे डिस्कस होते हैं। 66 में द पीपल ऑफ रतनपुर वर डीपली यहाँ पे सैडन है बाई भीमा जी, जो है भीमा जी का डेथ हुआ है उसके बाद, और ये जो है विच फॉरेन ट्रेवलर मेंशन दिस, किसके द्वारा मेंशन किए गए हैं, तो इसे मेंशंस किए गए हैं कोले ब्रुक के द्वारा, कोले ब्रुक के द्वारा इसको मेंशंस किए गए हैं, ट्रेवलॉग में ही मेंशंस किए गए हैं। हुवेंगसॉन्ग नेशनल लेवल में जब हिस्ट्री कवर करते हैं तो वहां पे आते हैं हुवेंगसॉन्ग,
ठीक है, ब्लंट हो गया, फिर जॉर्ज फॉस्टर हो गए, ये भी फॉरेन ट्रेवलर ही रहे हैं। 67 क्वेश्चन, यहाँ पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। उस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यहाँ पे नाम भी लिखे गए हैं और कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके द्वारा पूरे तरीके से इसको अचीव किए गए हैं। बस जो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहे हैं 2023 है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किए गए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में। तो उसमें जो है ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और टॉप परफॉर्मिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोल को अप्लाई करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि जो गोल 5 हैं इसे कबीरधाम के द्वारा अचीव किए गए हैं, जो गोल 8 हैं ये जो है रायपुर के द्वारा अचीव किए गए हैं, जो गोल 10 है इसे रायगढ़ के द्वारा अचीव किए गए हैं, गोल जो 13 है इसे बिलासपुर के द्वारा अचीव किए गए हैं। ठीक, चलो 68 क्वेश्चन, यहाँ पे कथक हो गया, तबला हो गया, इंस्ट्रूमेंट बोले गए हैं और छत्तीसगढ़ के कौन सा ऐसे पर्सनालिटी है जो कि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे लिंक है या फिर उसके साथ एसोसिएटेड है। 68 का आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे जो कथक है तो कथक जो रिलेट करते हैं ये आरती जैन से बिलोंग करते हैं। जो तबला है तबला बिलोंग करते हैं मुकुट नारायण भाले से। ठीक है, सही जा रहा है क्या कि कुछ गड़बड़ हो गया? 68 का 68 में नहीं, सही तो जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर जो सितार है ये इंद्राणी चक्रवर्ती से बिलोंग करते हैं और जो भरतनाट्यम है ये मधुरिमा चंद्रशेखर शास्त्री से बिलोंग करते हैं। तो ये लिंक हो गया, तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ जनपद पंचायत, कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे मतलब जो जनपद पंचायत बनाए जाते हैं तो उसमें से कौन सा जो है यहाँ पे नहीं रहता। पहला है कि ऑल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिटर्न फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी विच होली फॉल विद इन द जनपद पंचायत, बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो डी हो जाएगा। जो इलेक्टेड मेंबर है लोकसभा का जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल होते हैं फुली और पार्शली इज ए जनपद पंचायत एरिया, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकसभा के मेंबर हो गए हैं ना। ठीक है, ये तो लोकसभा के मेंबर में इलेक्ट हो गए हैं, इसलिए जनपद पंचायत के कंपोजिशन जो होते हैं उसमें फॉर्म नहीं करते। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी 70 क्वेश्चन जो कि ड्राई जो साल फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ का वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं 70 में। इसमें क्या है कि जो ड्राई साल फॉरेस्ट है फाउंड होते हैं जो कनई हो गया, जो रस, जो उसी के साथ जो पटकुरा डेवलपमेंट ब्लॉक वाले एरिया है वहाँ पे, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। सेकेंड है कि जो ड्राई साल फॉरेस्ट रिचेज हाइट यहाँ पे 21 से 22 मीटर यहाँ तक भी चले जाते हैं, ये बोले हैं, जो कि ये गलत है ना। 21 मीटर 22 मीटर बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, फीट से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि जो ड्राई साल फॉरेस्ट हैं ये फ्लैट प्लाटू रीजन में देखने को मिलता है जहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलते हैं। लेटराइट सॉइल उस एरिया में मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, रेनफॉल ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं, उस एरिया में यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलते हैं। और बात किसका कर रहा है? ड्राई साल का है ना, ड्राई साल ट्री का बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं जहाँ पे वाटर का जो लेवल होता है वो मिनिमम होते हैं। ये तो डायरेक्टली अपोजिट चला गया। फिर जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि जो ड्राई साल फॉरेस्ट है ये डोंगरगढ़ खैरागढ़ एरिया में मिलते नहीं। ये जो डोंगरगढ़ खैरागढ़ एरिया है ना यहाँ पे वाटर का लेवल थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, वाटर लेवल ज़्यादा है, तो वाटर लेवल ज़्यादा है तो जो मॉइस्ट डुसिडियस फॉरेस्ट हो गया, डुसिडियस फॉरेस्ट हो गया, उसके कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पे पूछे गए हैं ड्राई साल फॉरेस्ट, तो फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से यहाँ पे सही है, तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 71 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो वीवी गिरी है ये राजनांदगांव विजिट किए गए थे, कब और किसके समय या फिर कौन से टाइम में जो है विजिट किए गए थे? तो ये विजिट किए गए थे फर्स्ट जब मिल लेबर मूवमेंट यहाँ पे चलाए गए थे, तो उसी टाइम जो है विजिट किए गए थे राजनांदगांव। जो कोथली वाटरफॉल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कन्हार रिवर में। ठीक है, कन्हार रिवर में कोथली जो वाटरफॉल है ये लोकेटेड है।
फिर जो 20 दुरैया जो टेम्पल है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है? 73 का फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये लोकेटेड है रतनपुर में, ठीक है, 20 दुरैया टेम्पल। चीफ मिनिस्टर अमृत योजना क्वेश्चन, करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन 74 का। चलो, पहला है कि इट इज जो है दिस स्कीम हैज ऑपरेशनल सिंस 2016, बिल्कुल सही है। जो अमृत योजना है 2016 से ही अप्लाई है और रनिंग में भी है। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन पायलट प्रोजेक्ट इन कबीरधाम एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई भी न्यू प्रोजेक्ट ला रहे हो तो थोड़ा सा स्मॉल लेवल में उसको डेवलप कर लिया जाए, टेस्टिंग कर लिया जाए, ताकि उसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जा सके। तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि अंडर दिस स्कीम फ्लेवर्ड सॉय जो कि मिल्क यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। और ये जो है स्कीम, इसे इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं 2554 प्राइमरी एंड दी 1165 जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, बिल्कुल सही है। फोर्थ है ना, सब जो चार ऑप्शन है सब ऑप्शन से यहाँ पे सही है। 75 इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ डिड दी फर्स्ट रेबेलियन अगेंस्ट बेगर प्रथा, जो बेगर प्रथा है ये टुक प्लेस कहाँ पे हुए थे? प्रिंसली, क्योंकि जब ब्रिटिश काल थे, ब्रिटिश समय थे, तो ब्रिटिश क्या किए थे कि प्रोविंशियल स्टेट में इस तरीके से पूरा डिवाइड कर दिए गए थे इंडिया को। तो उसमें से एक स्टेट यहाँ पे है प्रिंसली स्टेट जो छत्तीसगढ़ के थे। तो वहाँ पे पहला बार यहाँ पे रेबेलियन हुआ था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्या, किसके लिए? बेगर प्रथा के अगेंस्ट। 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, राजनांदगांव में। व्हाट इज द पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग टेम्पररी शेल्टर एट साखी वन स्टॉप सेंटर? कितने दिन तक है ये? 5 दिन तक है। 76 जो है, तो 76 का करेक्ट आंसर 5 डेज हो जाएगा, ए ही होगा। 76 जो कि चरखा गरु चरत जाए, करिया गरु सुतत जाए, ये जनौला जो है यहाँ पे पूछे गए, इसका मतलब क्या है? बताओ मतलब क्या है 77? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगी, ठीक है, पेंसिल एंड स्लेट, ये जो है का करेक्ट आंसर है, ठीक है। 77। 78 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ जस्ट यहाँ जो मिनरल है और मिनरल के साथ यहाँ पे जो लोकेशन है, तो बस वहीं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वार्टाइज, जो क्वार्टाइज है एक प्रकार के मिनरल है ना, ध्यान रखना इस सब चीज को। तो क्वार्टाइज जो यहाँ पे मिले जाते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? वह है चिराई पानी में, ठीक है। तो ए का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस तो सही जा रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ, ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मीका है, तो मीका जो है पेंड्री एरिया वाला होता है, वो उस एरिया में है। फिर जो थर्ड का अगर देखोगे, तो थर्ड में जो लीड आता है, तो एक्चुअल में जो लीड को अगर देखोगे, तो इसका लोकेशन से यहाँ पे जो बलाई जो लुंड्रा एरिया है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो फायर क्ले है, ये फायर क्ले जो है जो दूधी पर्व हो गया उस एरिया में मिलता है। तो जो 78 है, तो 78 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द ग्रोथ रेट, जो कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर को ही बता रहे हैं। इन द जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन द लोएस्ट। जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैसेस हो गया, जो वाटर सप्लाई हो गया, तो इन सब में जो छत्तीसगढ़ का जो परफॉर्मेंस रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है। वो कौन से ईयर है? कौन से ईयर है बताओ? तो ये रहा है 2023 और 2024 में, यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर जो सप्लाई है डोमेस्टिक लेवल में कम रहे हैं। अगला से 80 क्वेश्चन, 80 है कि छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किए गए थे, ठीक है। 80 का तो पहला जो स्टेट में जो एजर्सन दिए गए हैं वो तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज मेकिंग अरेंजमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्कूल बेस्ड ऑन देयर मदर टंग, ये तो बात भी कर रहे हैं। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई स्कूल में अगर मदर टंग से अगर पढ़ाना चाहे, डेवलपमेंट करना चाहे, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 81 क्वेश्चन,
इन द स्टेट बजट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025-6 का से क्वेश्चन है कि जो बजट अलोकेशन है पीएम जनमन रोड कंस्ट्रक्शन योजना एंड मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना, तो इसमें कितना अलोकेट किए गए हैं? इसमें अलोकेट किए गए हैं 500 और 200 करोड़ रेस्पेक्टिवली। पीएम कुसुम जो कुसुम स्कीम है, इससे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है ये देखना है। पहला है कि दिस स्कीम इज टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर डीजल फ्री, ये तो सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अ प्रोविजन ऑफ 326 करोड़ हैज बीन मेड फॉर दिस स्कीम, ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। और जो गलत पूछे गए हैं याद रखना है, जो सेकेंड स्टेटमेंट दिए गए वो तो गलत हो गया। इसके बाद कि द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी अप टू 30% और 60% ऑफ द टोटल, नहीं ये भी गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ जो है अंडर दिस स्कीम फार्मर कैन इंस्टॉल सोलर, हाँ देखो यहाँ पे जो पीएम कुसुम स्कीम है इसके थ्रू ये बोले गए हैं कि जो फार्मर है तो फार्मर जो है 2 मेगावाट तक यहाँ पे सोलर पावर जो है या फिर बैरन जमी फैलो लैंड में यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं, ये तो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे गलत है, बाकी जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं 83 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लो रेनफॉल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़? कौन कौन से एरिया में लो रेनफॉल होते हैं? कौन सा सही है? अच्छा कौन सा गलत बोले गए हैं? ठीक है, नॉट करेक्ट पूछे गए ना, ध्यान रखना इसको। लो रेनफॉल एरिया रिसीव 1300 टू 1400 mm ऑफ रेनफॉल, स्पेशली अगर छत्तीसगढ़ का अगर बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या बोले हैं? नॉट करेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछे गए हैं। उसके बाद सेकेंड है कि इट डज नॉट इंक्लूड मोस्ट पार्ट ऑफ द नदर ईस्टर्न बुंदेलखंड एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ महानदी बेसिन, बिल्कुल सही है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द महानदी बेसिन इंक्लूडिंग ट्रांस शिवालिक एरिया, हाँ ये वाला भी बिल्कुल सही है। फिर जो छत्तीसगढ़ द लोवेस्ट रेनफॉल अकर इन थी, हाँ ईस्टर्न जो एरिया को अगर देखोगे छत्तीसगढ़ का है ना, तो वहाँ पे जो लोएस्ट रेनफॉल अकर होता है वो बिल्कुल सही है, चारों सही है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछे हैं तो इस सब ऑप्शन से यहाँ पे गलत हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन 84, इंद्रावती जो सेंचुरी है अटेन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 1981, 84 का सही है क्या? ये बिल्कुल सही है क्योंकि इंद्रावती जो सेंचुरी है इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए थे 1981 में। रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं कि इंद्रावती नेशनल पार्क वाज लेटर डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन 1983 अंडर, देखो यहाँ पे जो है नेशनल पार्क स्टेटस दिए गए थे, इसलिए यहाँ पे स्टेटस नहीं दिए गए थे क्योंकि ये लेटर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे। ये कोई रीजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, इंडिविजुअली जो है एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 85 है कि विच फैक्ट आर करेक्ट रिगार्डिंग द करंट इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट, कि कौन सा तथ्य यहाँ पे सही है सिंचाई क्षमता को लेके? बताओ 85 का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 85 का जो करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है। फिर 86 में है कि छत्तीसगढ़ स्टेट डिवीजन ऑफ ग्राम पंचायत इनटू वार्ड, हाँ ग्राम पंचायत है इसको वार्ड में कन्वर्ट करना है, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? इसे किए जाते हैं कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो पर्टिकुलर कलेक्टर होगा उसी के द्वारा यहाँ पे डन किए जाते हैं। 87 क्वेश्चन में बोले हैं कि हु वाज द रूलर ऑफ सरगुजा स्टेट एट द टाइम ऑफ ओरियन रेबेलियन, 1918 में ओरियन रेबेलियन हुआ था, तो उसमें से कौन सा यहाँ पे रूलर रहे हैं? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुज शरण। 88 क्वेश्चन जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रूल लाए गए थे 2024 और 30 के लिए, बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो 88 है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलीव इन स्पिरिट्स, ठीक है, कौन सी जनजाति है जो कि आत्मा में विश्वास रखते हैं?
ऑल ऑफ द, चाहे टोडा हो, है ना, कोटा हो या फिर ओरियन हो, ये तीनों जो है पूरा बिलीव करते हैं स्पिरिट में। 90 क्वेश्चन है, दंडकारण्य रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में जो एग्रीकल्चर यहाँ पे किए जाते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। 91 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इडियम फॉर टू वर्क वेरी हार्ड, मतलब खूब परिश्रम करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पनही तोड़ना। ठीक है, यहाँ पे 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? What % of subsidy is given to small margin and other farmer respectively for providing sprinkle set and drip system? ठीक है, तो 92 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, 55 फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए और 45 जो कि अदर फार्मर के लिए दिए जाएंगे। 93 जो वन एक्सप्रेशन वन जो सुप्रीम क्रिश्चियन है ये किससे रिलेट करते हैं या फिर किसका थीम है? 93 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, भारत रंग महोत्सव 2025 में हुआ था ना, तो उसी का एक थीम है। तो थीम बेस्ड देखो इस साल 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक इन्वायरमेंट वाला पूछे थे और अभी जो है भारत रंग महोत्सव से क्वेश्चन पूछे हैं। 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट इज ए वियर, वो इसको जो है पहने जाते हैं, वॉर्न करते हैं ईयर में पहने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटारी पहने जाते हैं, है ना, लेरकी पहनते हैं, झुमका पहनते हैं, लेकिन जो पटिया है इसको नहीं पहनते। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 95 यहाँ पे बोले गए हैं कि व्हाट वाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन। तो 2024 के रेस्पेक्ट में इंडिया में कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, 2978.70 मेगावाट अभी एट प्रेजेंट कैपेसिटी है। यहाँ पे पांडु वंश जो छत्तीसगढ़ रूल किए हैं छत्तीसगढ़ में, तो उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? 96 कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3 और चौथे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। धर्मेश जो कि एक चीफ डीटी यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कौन से डीटी का यहाँ पे चीफ कंसीडर करते हैं? वो कंसीडर किए जाते हैं ओरियन का। ठीक है, यहाँ पे पेसा एक्ट जो है PESA इसे इम्प्लीमेंट किए गए थे 1996 में, तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है? और ये बोले गए हैं कि विलेज सेल ऑर्डिनरी कंसिस्ट, जो विलेज होता है तो पेसा एक्ट के थ्रू विलेज को कंपोजिट करने के लिए क्या क्या यहाँ पे मैंडेटरी थिंग्स हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं क्योंकि जो इतना पॉपुलेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से कोई चीज़ यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं पेसा एक्ट में। जो सरहौल फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट करते हैं ओरान ट्राइब के द्वारा, ठीक है, बताओ तो, उराव जो ट्राइब है इसके द्वारा, तो 99 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ऑन ग्रोविंग फ्लावर इन साल ट्री। ठीक है, सरहुल जो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ये तो 40 है ना, सबको पता होगा, 40 ऑप्शन है। तो फाइनली ये तो रहा पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स का एनालिसिस, जिसका एग्जाम जो है 26 में आने वाले हैं, है ना, अभी क्योंकि रफली 1 ईयर्स का टाइम है अपने पास। तो 1 ईयर में अब ध्यान ऐसे ही रखना है कि जिस तरीके से जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट एनालिसिस, कितना कट ऑफ जा सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इस क्लास का PDF जो है टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ से भी उसको जो है पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।